आज हम लोग सॉलिड स्टेट के 4th वीडियो लेक्चर में आ गए हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट और डायमंड के बीच का डिफरेंस क्या है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन लैटिस या क्रिस्टल लैटिस भी आप इसको बोलेंगे, और साथ में यूनिट सेल के बारे में भी आज हमें जानना है। ये क्रिस्टल लैटिस जो है ये बहुत जगह पर स्पेस लैटिस भी लिखा हुआ आपको मिलता है, क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल आप कुछ भी लिखा हुआ देख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि अब हमें डिटेल पढ़ना है कि जो हमारा सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसमें ये पार्टिकल्स जो अरेंज रहते हैं तो वो कितने तरीके से रहते हैं, उनमें से हमें जानना है आज कुछ के बारे में। तो सबसे पहले आपको आज ये बताना चाहते हैं, एक पॉइंट है हमारे पास, मैं लिख रहा हूं यहां पे, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है, इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। बहुत ही सिंपल है कि देखिए आपको ये बताया कि Na+Cl- Na+Cl- इस तरीके से एक क्रिस्टल हमने बनाया था जिसमें आयनिक सॉलिड जिसका हमने नाम रखा था। तो ये जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि आयंस हैं, ये सॉलिड के अंदर किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर होंगे, किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर ये नजर आएंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यहाँ पर Na+ है, यहाँ पर Cl- है। तो जिन पॉइंट्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नजर आते हैं या जिन पॉइंट्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिचुएटेड होते हैं या प्लेस्ड होते हैं, उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, लैटिस पॉइंट। उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, लैटिस पॉइंट। जिन पॉइंट्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे होते हैं उनको क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। और इस पूरे अरेंजमेंट को, ये सारे लैटिस पॉइंट, ढेर सारे जो लैटिस पॉइंट है सारे कंबाइन हो गए करोड़ों, तो एक अरेंजमेंट बना और इस पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। तो आप पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और लैटिस पॉइंट क्या होता है। मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हैं, उन सारे पार्टिकल्स ने मिलकर एक अरेंजमेंट बनाया, उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। और जिन पॉइंट्स पर वो पार्टिकल्स प्लेस्ड होते हैं उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, लैटिस पॉइंट। मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से। देखिए जैसे सपोज एक अरेंजमेंट कर रहे हैं यहां पर, और इसका मैंने यहां पर इसके गैप में भी पार्टिकल्स डाल दिए। ये जो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनको हमने स्फेरिकल शेप का बनाया है। ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये आयंस भी हो सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कोशिश किया है कि कुछ पार्टिकल्स को मैंने अरेंज किया है जो एक रेगुलर पैटर्न में है कि एक लेयर के गैप में दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के गैप में तीसरा लेयर, ऐसा मैंने अरेंजमेंट किया है। अब मैं सेंटर्स को मिलाने वाला हूं, सिर्फ पार्टिकल्स के सेंटर्स को। देखिए सपोज ये सेंटर है, ये भी पार्टिकल का सेंटर है, ये भी पार्टिकल का सेंटर हमने लिया और ये भी हमने पार्टिकल का सेंटर ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मिलाता हूं तो क्या होता है, देखिए हमने सेंटर्स को मिला दिया, ये देखिए ये भी हमने सेंटर्स को मिला दिया, और ये देखिए। अब यहां से आपको एक बात समझनी है कि जब पार्टिकल्स रखे होते हैं तो उन पार्टिकल्स के थ्रू या उन पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाने पर वेरियस टाइप का शेप बनता है। किनको मिलाने पर, उन पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाने पर वेरियस टाइप का शेप बनता है, जिसमें कि एक शेप आपको यहां बना हुआ दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। कैसा शेप बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक उसको कहा जाता है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट सब क्या होती है, शेप की अलग अलग होती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। और लंबाई और चौड़ाई के बीच, जैसे ये एंगल आप देख रहे हैं, मान लीजिए एंगल अल्फा है तो अल्फा हो, या ये एंगल देखिए ये बीटा हो, या ये वाला एंगल जो गामा हो, सारे एंगल अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, सारे के सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री।
ऐसे और भी शेप बन सकते हैं। अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग तरीके से होगा तो शेप भी अलग अलग बनेंगे। हो सकता है एक पार्टिकल के नीचे दूसरा पार्टिकल लगाया जाए, एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल लगाया जाए, तो अलग अलग शेप नजर आएंगे। जैसे यहाँ ऑर्थोरोम्बिक है, वैसे और भी शेप्स होते हैं, जिनमें से कुछ का नाम, जैसे आप ट्राइक्लिनिक देखेंगे कहीं पर, ट्राइक्लिनिक, या फिर आप देखेंगे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक भी आप देखेंगे। तो ये सब आप ढूंढिए थोड़ा कि मोनोक्लिनिक क्या है, ट्राइक्लिनिक क्या है। तो आपको मैंने बस बताया, ये बताने की कोशिश की कि जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जब उसके सेंटर्स को हम मिलाते हैं, पार्टिकल्स के सेंटर्स को, ये मानते हुए कि पार्टिकल्स का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, और ये मानते हुए जब हम पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाते हैं तो कोई ना कोई शेप तैयार होता है। ये बात हमें समझनी है। तो आप समझ गए होंगे कि लैटिस पॉइंट किसे कहा जाता है, जिन पॉइंट्स पर कंस्ट्रेंट पार्टिकल सिचुएटेड होते हैं, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पर क्या बैठा हुआ है, कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स, और इन पॉइंट्स को स्पेशली क्या कहा जाएगा, लैटिस पॉइंट। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो आप ये चीज देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं सेंटर्स को मिलाता हूँ तो ऐसा होगा कि जैसे आपको यहाँ एक बॉक्स टाइप का बना हुआ दिखता होगा, अगर मैं आगे वाले सेंटर्स को मिलाऊं तो एक नया बॉक्स इसी टाइप का बनेगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे, हमने ये सेंटर ले लिया, ये सेंटर ले लिया, ये सेंटर ले लिया और ये सेंटर लिया। अब मैं इनको मिला रहा, आप नोटिस कीजिए, अब इस बॉक्स के ठीक बगल में एक दूसरा बॉक्स वैसा ही बन गया। इसके ऊपर भी बन सकता है, इसके नीचे भी, लेफ्ट में भी चाहे तो बना सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह बढ़ा दूं, इसको इस तरह बढ़ा दूं, यहां बढ़ा दूं, इसको यहां बढ़ा दूं, ये देखिए, ये देखिए लेफ्ट में भी एक बॉक्स बन गया। इसका मतलब ये है कि जब हम सेंटर्स को मिलाते चले जाएंगे तो ऐसे बॉक्सेस उसके राइट, उसके लेफ्ट, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके आगे और इसके पीछे भी बनेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाला टॉपिक इसी से रिलेट होता है, जो कि हमारा क्या है अगला टॉपिक, यूनिट सेल। अब मैं आपको यूनिट सेल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि अब मैं इसके बाद जो पार्टिकल्स होंगे ना, मैं उन पार्टिकल्स को इतने बड़े साइज का नहीं बनाऊंगा, मैं अब सिर्फ पार्टिकल्स के सेंटर्स बनाऊंगा बस। लेकिन आप ये समझ लेना कि एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को टच किया है, ठीक है, ताकि पिक्चर आपको क्लियर समझ में आए, इसलिए मैं अब सेंटर्स सिर्फ बनाऊंगा वहां पे। लेकिन ऐसे ही अरेंजमेंट्स होते हैं, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ सटे होंगे तभी तो सॉलिड होगा ना। पार्टिकल्स एकदम दूर दूर हैं तो वो तो या तो लिक्विड फेज में होता है या फिर गैसियस फेज में होता है। तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, चाहे वो किसी भी पैटर्न में हो, लेकिन रेगुलर पैटर्न के अंदर। ओके, जैसे मान लीजिए अब मैं बताता हूं आपको क्यूबिक सेल, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल, यूनिट सेल हम किसको कहते हैं, जैसे आप देखिए कि मैंने यहाँ सबसे पहले ब्लू कलर का बॉक्स बनाया था, उसके बाद मैंने इसके लेफ्ट में एक बॉक्स बनाया, इसके बाद मैंने इसके राइट में एक बॉक्स बनाया। अब मैं चाहूं तो इसके ऊपर बनाऊं, इसके ऊपर बनाऊं, इसके भी ऊपर बनाऊं, इसके नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे। वो 2D है, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, इसके भी पीछे एक बॉक्स, इसके भी पीछे एक बॉक्स, इसके भी पीछे एक बॉक्स। तो ये सब कुछ मैंने स्टार्ट किससे किया, इस ब्लू वाले बॉक्स से। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ये वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, रिपीट करते करते वो बार बार बन रहा है। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन भी यही है। यूनिट सेल क्या होता है, अब हमें ये जानना है यूनिट सेल। तो मैं यहां पर यूनिट सेल के लिए एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, समझेंगे आप। इसका भी मैं पिक्चर आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट का मतलब है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट का मतलब एक यूनिट को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको बार बार रिपीट करने पर पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाए। ठीक वैसे ही, अब आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीवार बनाने के लिए हम लोग एक ईंट लगाते हैं, एक ब्रिक लगाते हैं, उस ब्रिक के पीछे एक ब्रिक, उसके आगे एक ब्रिक, मैंने ईंटे के पीछे एक ईंटा लगाया, उसके आगे भी लगाया, इसके ऊपर भी हमने एक ईंट लगाई, इसके नीचे भी एक ईंट था। तो जब हम एक ईंट को अगर देखेंगे, एक सिंगल ईंट को देखेंगे, तो वो कैसा काम करेगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो एक यूनिट सेल है। और पूरे ईंट, जब सारे ईंट को हमने मिला दिया, इसके आगे, इसके पीछे, इसके ऊपर, इसके नीचे, जब हमने बहुत सारे ईंटें लगा दिए तो एक पूरा दीवार तैयार हो गया। तो वॉल को हम क्या कंपेयर करके बोल सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो आप समझ रहे हैं यूनिट सेल का कंपैरिजन मैंने किससे किया, ब्रिक्स से।
और लैटिस का कंपैरिजन मैंने किससे किया? वॉल से। तो आप इस बात को कंपेयर करके सोचिए कि रिपीटिंग यूनिट स्मॉलेस्ट कौन सा है? एक ईटा, वो हमारा यूनिट सेल कहलाता है, उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं कि वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जिसकी बार बार रिपीटेशंस करने से हमें एक क्रिस्टल लैटिस बना करके मिले, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपको यूनिट सेल क्या होता है समझ में आ गया होगा। मैंने इसका कंपेयर किससे किया? ब्रिक्स से। और पूरे लैटिस का कंपेयर किससे किया? वॉल से, एक ब्रिक्स की तरह, ब्रिक्स ऑफ वॉल। अब मैं बात करूंगा कि मैं ये, अच्छा एक बात और, ये जो शेप बना है, ये शेप कैसे बनता होगा? अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर्स को, पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाने पर ये शेप बन के तैयार हुआ। ओके, तो पार्टिकल्स के सेंटर को जब मैंने मिलाया तब ये शेप बन के तैयार हुआ। तो डेफिनेटली मान लीजिए यहाँ पे भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल, पार्टिकल, यहाँ भी पार्टिकल, यहाँ भी पार्टिकल, यहाँ भी पार्टिकल। मैंने क्या कहा था आपको कि मैं पार्टिकल का सिर्फ सेंटर बनाऊंगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए हैं। एक्चुअली में पार्टिकल इस तरीके से नहीं, पार्टिकल्स कैसे होंगे? मान लीजिए इन दोनों पार्टिकल को आप सिर्फ देखना चाहो तो ये दूसरे के टच में होंगे, ये इस तरीके से एक बड़ा पार्टिकल, यहाँ भी देखिए इस तरीके से बड़ा पार्टिकल, ये दोनों दूसरे के टच में है। तो मैंने क्या किया? पार्टिकल का सिर्फ क्या ड्रॉ किया? सेंटर, क्योंकि सेंटर को मिलाने पर ही ये शेप बना, इसे हम कहते हैं यूनिट सेल। अब हमें जिस यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है वो एक कैसा यूनिट सेल है? क्यूबिक। कैसा यूनिट सेल है? क्यूबिक। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ क्यूब बनाया है, तो क्यूब है तो क्यूब के भी पैरामीटर्स होंगे। जैसे इस ऑर्थोरोम्बिक शेप के पैरामीटर्स थे कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, और लेकिन सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। वैसे क्यूब के बारे में तो आपको पहले से पता होगा कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और इसके सारे साइड्स इक्वल होने के साथ साथ जो एंगल है लंबाई और चौड़ाई के बीच का, मतलब लेंथ और विड्थ के बीच का, विड्थ और हाइट के बीच का, हाइट और लेंथ के बीच का, वो सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। अगर आपको ठीक से समझना है तो आप अपने घर के दीवार का कोई एक कोना देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स एक्सिस कौन है। जो फ्लोर पर होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो छत की तरफ गया होगा वो जेड एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा समझ लूं, तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और अगर मैं लेंथ की बात करूं, ये ए है, अगर ये बी है, और ये हाइट अगर सी है, तो मैं क्या कहूंगा कि लेंथ ए, बी और सी तीनों क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कैसा यूनिट सेल है? क्यूबिक यूनिट सेल। तो आई होप कि आपको क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं और लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा कि लैटिस पॉइंट वो है जहां पे पार्टिकल्स को रखा जाता है, सिचुएट किया जाता है, और सारे एलिमेंट को मिलाकर के हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? मैं आपको और भी पिक्चर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा जिसमें आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, योग के आपको अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल किसे कहते हैं और क्या क्या अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं। अब हमें देखना है जो टॉपिक आगे का वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले आपको ये बताओ कि इसके दो टाइप होते हैं। दो टाइप होते हैं, एक का नाम है प्रिमिटिव और दूसरे का नाम है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हम उसे कहते हैं पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स। मतलब अब यहां पर मैं शेप पहले बनाऊंगा जैसे कि मैंने अभी भी किया था, और पार्टिकल बाद में वहां दिखाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो शेप तभी बनता है जब हम पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाते हैं, तब वो शेप देखने को मिलता है। पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स, मतलब कि वहां पर पार्टिकल्स सिर्फ कहां रहेंगे? ओनली एट द कॉर्नर्स, क्यूबिक यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पर होंगे। तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का सिर्फ एक ही टाइप है जिसे हम नाम देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
जो कि मैंने आपको अभी भी बना के थोड़ी देर पहले दिखाया था। ठीक है, अब आप आइए नॉन प्रिमिटिव पे। पार्टिकल्स नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स, मतलब पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं होंगे और भी जगहों पर होंगे, मतलब कॉर्नर के अलावा भी और कहीं होंगे। कहाँ कहाँ होंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके जो है ना वो 4 टाइप हमें जानने हैं। मैं चारों के बारे में बारी बारी से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं किस तरफ, पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स में सिंपल क्यूबिक। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक सेल बनाता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। ये हमने सिंपल क्यूबिक बनाया और क्या कहा, पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स। ये देखिए हमने कॉर्नर्स पर क्या बना दिए, पार्टिकल्स बना दिए। अब हमें ये जानना है कि इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को जो हमें नजर आ रहा है, इस पूरे यूनिट सेल के पास, एक यूनिट सेल के पास टोटल कितने पार्टिकल्स हैं। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर 8 पार्टिकल्स है इसके पास, जो कि आंसर गलत होगा। मैं आपको बताऊं कि आंसर क्या है, आंसर है 1। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक यूनिट सेल में, सिंगल यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल होता है टोटल। कैसे, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपने एक पार्टिकल यहाँ पे रखा, ये तो सिर्फ सेंटर है, आपको मैं पार्टिकल बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये पार्टिकल, ये पार्टिकल है, क्योंकि हमने तो सिर्फ पार्टिकल का सेंटर ड्रॉ किया था, है ना, तो अब मैंने पूरा पार्टिकल बना दिया। तो आप इसको देखेंगे कि इस यूनिट सेल के पास इस पार्टिकल का सिर्फ इतना ही हिस्सा है, बाकी हिस्सा कहाँ चला गया, बाहर। तो अब वो कितने लोगों में बढ़ता है, ये देखने के लिए मैं आपको यहाँ पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ। आप पिक्चर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या हुआ होगा। चलिए, यहाँ जो पिक्चर ड्रॉ करूंगा इसी से मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है, बारी बारी से। तो मैं यहाँ पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। बोर्ड है, पिक्चर तो 3D थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आएंगी चीजें। अब मैं यहाँ पे कुछ पिलर्स खड़े करूंगा। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव हटा दें, ये तो आप समझ गए ना, प्रिमिटिव किसे कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव किसे कहते हैं, है ना। प्रिमिटिव मतलब पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर, और नॉन प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर के अलावा भी और भी जगहों पर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक। लेकिन ये जो पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ये सबके लिए काम करेगा। ये देखिए मैं यहाँ कुछ पिलर्स टाइप के बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। और ये जो मैं डार्क शेड कर रहा हूं ना, ये कौन है, ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स याद रखिए, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि पार्टिकल्स को मिलाने के बाद ही, ये पार्टिकल्स के सेंटर को मिलाने के बाद ही ये शेप बन पाता है। ये देखिए ये हमने पार्टिकल्स को मिलाया। तो अभी यहां पे बना दूं, अब आप एक बार इस पिक्चर को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर ना एक बॉक्स दिख रहा होगा। इस बॉक्स का मैं अपर फेस मार्क कर रहा हूं। ये बॉक्स का अपर फेस, ये दूसरे वाले बॉक्स का अपर फेस, ये तीसरे वाले बॉक्स का अपर फेस, और ये चौथे वाले बॉक्स का अपर फेस। तो यहां पर 4 बॉक्सेस में 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर दिया मैंने। लीजिए आप जरा देखने की कोशिश कीजिए कि ये तो है 3D पिक्चर थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर आपको 4 बॉक्सेस ऐसे रखे हुए नजर आ रहे हैं आगे से पीछे की तरफ। यहाँ पर 1 2 3 4 देखिए मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 4 4 बॉक्सेस हैं। और ये जो आपको ब्लैक डॉट्स नजर आ रही है, ब्लैक डॉट्स क्या है, ये पार्टिकल्स है जिसका मैंने सिर्फ सेंटर ड्रॉ किया, जैसे कि मैंने यहाँ भी बना रखा है। अब आप देखिए मैंने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को जब बार बार रिपीट करते हैं तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। मतलब कि इस बॉक्स के ऊपर भी बॉक्स हो सकता है, इसके राइट भी हो सकता है, इसके नीचे भी, इसके लेफ्ट, चलिए ऊपर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने ऊपर बनाया पार्टिकल्स,
अगर हम इसको मिलाते हैं इस तरीके से, अगर हम यहां पर भी बनाने की कोशिश करें, अगर हम चाहें तो यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस मैं समझाने के लिए पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा अगर हम ऐसा टेक कर दें तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। अब आप देखिए, इस बार उसको ही मिला देते हैं। इस बार मैंने 4 और बॉक्सेस बना दिए, और ये 4 जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, ये देखिए, इसके ऊपर वाले का फेस, ऊपर वाले का फेस, ये ऊपर वाले का फेस और ये ऊपर वाले का फेस। मतलब 4 बॉक्स मैंने ब्लैक कलर के बनाए हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 4 बॉक्स मैंने नीचे बनाए हैं, 4 बॉक्स मैंने ऊपर बनाए हैं। चारों बॉक्स नीचे ब्लैक वाले, चारों बॉक्स ऊपर ब्लू कलर का। तो इसका मतलब है कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा, इसके बगल में, उसके ऊपर भी, इसके नीचे भी, इसके बगल में भी, हर तरफ से रिपीटिंग हो रहा है। एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट का इसका बार बार हमने इसी को रिपीट किया, इसी के अगल, इसी के दाएं, इसी के बाएं हम लोग बॉक्स बना रहे हैं, है ना? क्लियर? तो अब आपको ये समझना है कि जब कॉर्नर पर किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर, मैं एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, कि जब एक यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर हम किसी एटम को रखा हुआ देखते हैं, तो उसका कितना भाग या कितना पार्ट उस यूनिट सेल को मिलता है, ये हमें समझना है। और ये समझने के लिए मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले रहा हूं, इस पार्टिकल को ले रहा हूं, और मैं यहां पर एक पार्टिकल बनाता हूं। ये देखिए, मैंने रेड कलर से पार्टिकल को बनाया। तो मैंने जहां पर रेड कलर से पार्टिकल को बनाया है, अगर आप उसको अब ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि एक पार्टिकल जो मैंने कॉर्नर पे रखा है, ये कितने बॉक्सेस को टच कर रहा है। बस आप बॉक्स देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, तो नीचे वाले चारों बॉक्सेस को भी मिल रहा है, ब्लैक वालों को, और ऊपर वाले भी चारों बॉक्स को मिल रहा है। क्यों? जैसे अगर आप ऐसे देख रहे हो ना, कि अगर सपोज इस तरीके से एक बॉक्स है, और ठीक इसके ऊपर फिर एक और बॉक्स है ना, तो अगर मैं यहां पर एक पार्टिकल को रखता हूं, तो ये जो पार्टिकल है, ये इस बॉक्स को भी मिल रहा है, इस बॉक्स को भी मिल रहा है, ठीक इसके राइट वाले को भी मिलेगा, तो इसके राइट वाले को भी मिलेगा ना, इसके पीछे वाले को मिलेगा, इसके भी पीछे वाले को मिलेगा, फिर इसके भी पीछे वाले को, इसके भी पीछे वाले को। अगर इतनी चीजें डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही, तो आप इस पिक्चर को देखो, यहां से जरूर समझ में आना चाहिए कि नीचे वाले 4 बॉक्स, 1 2 3 4, ये उसका कॉर्नर है ना, 1 2 3 4, 4 बॉक्स, ये इसका कॉर्नर। अब इसके इन चारों बॉक्सेस के ऊपर भी 4 बॉक्स रखे हुए, तो ये कॉर्नर नीचे वालों के लिए तो अपर फेस पर है, और ऊपर वाले बॉक्सेस के लिए नीचे फेस पर है। लेकिन एक एटम तो इन 8 बॉक्सेस को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कॉर्नर पर अगर हमने एटम रख दिया, तो वो एक यूनिट सेल को नहीं, 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर बराबर। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक पार्टिकल का 1/8 भाग, मतलब 1/8 पार्ट उस पार्टिकल का एक यूनिट सेल को मिलता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल को मिला है, तो आप ये सोच करके देखिए कि यहाँ पर इस पार्टिकल को 1/8 पार्ट मिला, और कितने ऐसे पार्टिकल्स हैं? 8। तो हम क्या लिखेंगे? 8 पार्टिकल्स, और हर एक पार्टिकल का कितना भाग हमारे पास है? 1/8। तो ये 8 इस 8 को कैंसिल करेगा, कितना बचा? मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर आप पार्टिकल्स नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 कॉर्नर्स है ना, और 8 कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल। ये भी समझिए आप कि पार्टिकल का 1/8वां हिस्सा हर एक कॉर्नर पर मिलेगा आपको, क्योंकि जब हमने यहाँ पर किसी कॉर्नर पर पार्टिकल को रखकर देखा, तो एक कॉर्नर पर जब हमने रखा, तो नीचे वाले चारों बॉक्सेस को भी वो पार्टिकल मिला, और ऊपर वाले चारों बॉक्सेस पे भी वो पार्टिकल टच कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी कॉर्नर पे पार्टिकल को देखेंगे, तो कॉर्नर पे आने वाला पार्टिकल 8 यूनिट सेल्स को टच करता है। तो
तो एक यूनिट सेल को उसका कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8वां हिस्सा मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर 1/8 पार्टिकल लिखा। कितने कॉर्नर्स है टोटल 8, तो टोटल पार्टिकल कितना हो गया 1। इसलिए आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 1 होता है। इस तरीके से हमें नॉन प्रिमिटिव वाले के बारे में बात करना है। पहले आप इसको ठीक से समझ। चलिए मैं इसको हटा, एक पे मैंने बहुत डिटेल में बात की, लेकिन अब मैं बहुत शॉर्ट और जल्दी जल्दी बात करूंगा। पहला था इसलिए मैंने डिटेल में समझाया। चलिए अब जो है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है, और नॉन प्रिमिटिव के 4 टाइप होते हैं, जिनमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पे बॉडी सेंटर्ड, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये नाम इसका है बॉडी सेंटर्ड ना, तो काम इसका कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड की तरह। मतलब कि इसमें कॉर्नर पर तो एटम्स होंगे ही, कॉर्नर पर तो एटम्स होंगे ही, साथ साथ बॉडी के बीचों बीच भी एक एटम होगा, एक पार्टिकल होगा। देखिए हमने कॉर्नर्स पे बनाए, और ये पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स के बीचों बीच एक पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये जो बॉडी के बीचों बीच पार्टिकल है, ये 8 कॉर्नर्स के टच में। मतलब हर एक, आप अपने घर के रूम में अपना जिस कमरे में आप बैठे हो वो कमरा देखना, आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, और समझना कि रूम के बीचों बीच में भी एक इस तरीके का पार्टिकल रखा हुआ है। और ये ऐसा पार्टिकल है जो ऊपर के चारों कॉर्नर और नीचे के चारों कॉर्नर में जो पार्टिकल्स लगे हैं उनको टच कर रहा है। जैसे आपको थोड़ा यहाँ दिख भी रहा होगा कि ये इन दोनों को टच कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में सबको टच कर रहा है, मैंने सिर्फ सेंटर बना रखे हैं ऊपर वाले के। तो अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स प्लस 1 पार्टिकल। 1 पार्टिकल कौन सा, बॉडी के अंदर। 8 कॉर्नर मिला के कितने पार्टिकल्स होते हैं, अभी अभी आपको बताया कैसे, क्योंकि एक कॉर्नर पे लगने वाला पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल को मिलता है, पूरा डिटेल किया था, प्लस 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि ये पार्टिकल तो पूरा पूरा इसी के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे हमने 1 काउंट किया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फेस सेंटर। फेस सेंटर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं FCC। अब फेस सेंटर्ड से आपको नाम से पता चल रहा होगा, इस बार फेस पे मतलब कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, साथ साथ फेस पर भी होंगे। देखिए ये कॉर्नर्स पर हमने एटम बना दिए। और अब फेस की बात करें, जैसे आपके घर में आप इस कमरे में बैठे होगे, आप देखोगे कि आपके सामने दीवार है, आपके पीछे दीवार है, 2 फेस हो गया, ऊपर है नीचे है 4 फेस हो गया, लेफ्ट है और राइट है, कितने फेसेस हो गए, 6 है ना, कितने फेसेस हो गए, 6, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, जहां भी आप बैठे होगे। इमेजिन थोड़ा करके देखना कि अगर मैं ऊपर वाले फेस पे एक पार्टिकल रख दूं, ऊपर वाले फेस, तो ऊपर वाले फेस पे अगर मैं पार्टिकल रखूंगा या किसी भी फेस पे मैं पार्टिकल रखूंगा, तो उस पार्टिकल का, उस एक पार्टिकल का कितना हिस्सा एक यूनिट सेल को मिलेगा। आई होप अभी तक आपने सोच लिया होगा। 2 लोग कैसे, जिस भी जगह आप बैठे होगे, सपोज मान लो कि आप जिस रूम में बैठे हो वो एक यूनिट सेल है, और आपने उसके छत में एक पार्टिकल बीच में रख दिया, बीच में, तो डेफिनेटली अगर आपके कमरे के ऊपर भी एक कमरा होगा तो ये पार्टिकल आधा उसे मिलेगा और आधा इससे मिलेगा, है ना, क्योंकि जो आपका छत है वही उसका फ्लोर है, जो आपका छत है वही उसका क्या है, जो बॉटम एरिया है, जो आपका टॉप है वो उसका बॉटम एरिया है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसी के ऊपर अगर मैं एक बॉक्स बना दूं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर कि अगर एक फेस पे मैं कहीं पे भी पार्टिकल रखता हूँ तो ठीक इसके ऊपर मैं जो डब्बा रखा होगा उसमें भी वो टच करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ बढ़ा करके एक बॉक्स और बनाता हूँ, अब आप देखिए ये जो पार्टिकल मैंने रखा ये ऊपर वाले बॉक्स को भी मिल रहा है और नीचे वाले बॉक्स को भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक यूनिट सेल को इसका कितना हिस्सा मिलेगा, हाँ। ऐसे जितने भी फेसेस पर हम पार्टिकल रखेंगे
उन सबका हाफ हिस्सा ही इससे मिलेगा। और टोटल फेस कितने हैं? 6। देखिए रख के दिखाते हैं। अपर फेस, ये नीचे वाला फेस, ये लेफ्ट वाला फेस, ये राइट वाला फेस। चलिए ऐसा डॉट डॉट करके मिला भी देते हैं, आपको समझ में आएगा। और फिर ये फ्रंट फेस, ये सिर्फ सामने वाला फेस। इसकी बात अगर करें, ये देखिए फ्रंट फेस है, हमने फ्रंट फेस वाले के बीच में भी पार्टिकल रखा। ये देखिए बैक फेस, इसमें भी हमने पार्टिकल रखा, और इसको भी मिला देते हैं। ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से टच में है, मतलब कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये पार्टिकल्स, 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 पार्टिकल्स। आप देखिए ये हमने सिर्फ फेस वाले पार्टिकल्स बनाए हैं, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेस पे पार्टिकल रखने के बाद उसका आधा हिस्सा एक यूनिट सेल को मिला, और आधा किसके पास जा रहा है? दूसरे के पास। तो टोटल 6 फेसेस हैं। फिर से एक बार लिखते हैं यहाँ पर 8 कॉर्नर्स वाले, सब मिलाकर के 8 कॉर्नर मिला कितना हो जाएगा? 1। पूरा 8 कॉर्नर्स मिला के 1 पार्टिकल, प्लस अब आप देखिए कि 6 फेस और एक फेस को कितना हिस्सा मिल रहा है? हाफ पार्टिकल का। आप कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा? 3 पार्टिकल्स। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो क्या याद रखना, पीसीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2। एफसीसी में कितने होते हैं? 4। फेस सेंटर्ड में टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? 4। क्योंकि 6 फेस मिला करके 3 पार्टिकल और 8 कॉर्नर मिला करके 1 पार्टिकल। ठीक है ना? तो ये टोटल हमारे कितने हो गए? 4। यहाँ कितने हो गए? 2। इसी तरीके से 2 और है, जैसे एक है हमारे पास नंबर 3 एंड सेंटर्ड। ये बहुत ही आसान है। एंड सेंटर्ड में क्या होगा? कॉर्नर्स प्लस एनी 2 ऑपोजिट फेस। तो कॉर्नर्स वाले सब मिला के कितने होते हैं? 1, आपको बता दिया। और एनी 2 अपोजिट फेस, मतलब या तो ऊपर नीचे, या तो लेफ्ट राइट, या तो आगे पीछे। कोई भी 2 फेस को आप लोगे तो एक फेस पे हाफ पार्टिकल, तो 2 फेस पे टोटल 1 पार्टिकल। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो एंड सेंटर्ड वाले में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। ठीक है? और एक हमारे पास है, इसका पिक्चर कैसे बन जाएगा वो भी बना देते हैं। सारे पिक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाई देते हैं। जब इतनी मेहनत हुई है तो थोड़ी सी और देखिए। कॉर्नर्स पे आपको रखना है पार्टिकल, और साथ साथ किसी भी 2 अपोजिट फेस पे डालना। ये हमने कॉर्नर्स पर पार्टिकल रख दिए, और किसी भी 2 अपोजिट, मान लीजिए कि आप लेफ्ट और राइट ले लीजिए। देखिए ये तो कॉर्नर्स वाले सारे मिलके हो गया 1, और 2 अपोजिट फेस पर मिलकर हो गया 1। टोटल कितने हो गए? 2। इस तरीके से एक और हमारे पास लास्ट है, लास्ट पॉइंट है हमारा एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड का मतलब है कि कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, साथ साथ एजेस पर भी होंगे। अभी आप समझिए कि कॉर्नर्स पर हमने पार्टिकल्स लगाए, ये पूरे कॉर्नर्स वाले मिलके कितने हो जाएंगे? और सारे कॉर्नर्स वाले मिलके 1 होंगे ना। अब एज, एज मतलब देखिए मैं पार्टिकल के बाद क्रॉस से मार्क कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये देखिए मैंने पार्टिकल्स एज पर बनाए, जिसको मैंने क्रॉस से मार्क कैसे बताने के लिए वहां पार्टिकल्स है। इस एज पर भी पार्टिकल है, हो गया यहाँ पे। आप देखिए इस एज पर भी पार्टिकल है, यहाँ पर भी पार्टिकल है, इस पर भी पार्टिकल है, इस पर भी पार्टिकल है। आप देखिए यहाँ पर जो टोटल एजेस नजर आ रहे होंगे आपको, वो टोटल कितने एजेस हैं? 12। एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12। और जब मैं ऐसा कर रहा हूं कि एक एज पे रख रहा हूं पार्टिकल को, तो एक यूनिट सेल को उसका कितना हिस्सा मिल रहा है? तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैं लिखता हूं कॉर्नर्स वाले 1 + 12 एजेस इंटू 1/4 पार्टिकल। क्यों मैंने 1/4 लिखा वो भी आप इस पिक्चर को देखेंगे तो समझ जाएंगे। कैसे? देखिए मान लीजिए कि हमने इस एज पर एक पार्टिकल रख दिया, ठीक, इस एज पे हमने एक पार्टिकल रख दिया। किसको किसको मिला? इमेजिन कीजिए, इस ब्लू वाले को मिला, इस ब्लू वाले को मिला 2, इसके ऊपर एक है उसमें भी टच होगा, इसके ऊपर भी एक है उसमें भी टच होगा।
तो इन दोनों को मिला और इन दोनों के ठीक ऊपर जो दो बॉक्सेस होंगे उसमें भी ये पार्टिकल होगा। तो कितने ये पार्टिकल्स कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 4 यूनिट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक यूनिट सेल को उसका कितना हिस्सा मिलेगा? एक पार्टिकल का 1/4। और ऐसे ऐसे कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं। 12 एजेस है तो 12 पार्टिकल्स होंगे। तो 12 पार्टिकल्स को जब हम 4 से कैंसिल करेंगे कितने पार्टिकल्स होंगे? 3। टोटल कितने हो गए? 4। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, जिसमें मैंने आपको पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में बताया, जिसमें सिंपल क्यूबिक होता है। पार्टिकल सिर्फ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पर होंगे। और कॉर्नर्स पर आपको पहले लग रहा था कि 8 है, लेकिन बाद में हमने आपको ये क्लियर कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। सारे कॉर्नर्स मिलाकर के कितने एटम्स होते हैं या कितने पार्टिकल्स होंगे? 1। क्योंकि जब कभी भी आप कोई पार्टिकल बनाओगे तो उसका बहुत कम हिस्सा कॉर्नर के अंदर आएगा, यूनिट सेल के अंदर आएगा। मैक्सिमम हिस्सा कहाँ चला जाता है? बाहर। और हमने आपको इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की कि कैसे हमने एक कॉर्नर, हम ये कॉर्नर भी ले सकते थे लेकिन इधर पिक्चर बनाया नहीं हमने, इसलिए हमने वो कॉर्नर लिया जहां से बात आपको समझ में आए कि अगर हम नीचे वाले हमने जहां पर 4 बॉक्सेस मान लीजिए मिला कर रखे हैं, तो उन 4 बॉक्सेस के एक पॉइंट पर हमने एक पार्टिकल रखा, तो इन चारों के ऊपर भी जो 4 बॉक्सेस होंगे ये पार्टिकल उसके अंदर भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर एक सिर्फ डब्बे की बात करें, सिर्फ एक यूनिट सेल की बात करें, तो पार्टिकल का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही हमारे पास आ रहा है। इसलिए हमने 1/8 × 8 किया था, बिकॉज ऐसे ऐसे 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर रखे हैं। तो पता चला कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है? 1। और यहाँ मैंने आपको बीसीसी के बारे में बताया, एफसीसी के बारे में बताया, एंड सेंटर्ड के बारे में आपको बताया, और फाइनली लास्ट में क्या बताया? एज सेंटर्ड के बारे में। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में इन चीजों का यूज होने वाला है कि किसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं। खास करके आप ये याद रखें कि सिंपल क्यूबिक वाले में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, मतलब कितना % इसके अंदर एरिया फिल्ड है, भरा हुआ है। ये आपको हमें अगले क्लास में देखना है। तब तक आपको जो बताया मैंने, आप उसे प्रैक्टिस करें, रिविजन करें। ओके, थैंक यू।